Hello students, my name is Ranjay and today we are going to start tenses. Tenses is one of the most important topics of English. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस तीन प्रकार का होता है, यानी कि टेंस को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीन कैटेगरी टेंस की होती है। इन तीनों में फर्दर आपको चार कैटेगरीज देखने को मिलेगी। प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा इंडेफिनिट, जिसमें तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये तीन तरह के सेंटेंस आपको इंडेफिनिट टेंस में मिलते हैं। ऐसे ही आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी यही तीन सेंटेंस मिलते हैं। इसके अलावा परफेक्ट टेंस और आखिरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट की चार कैटेगरी हैं आपकी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यही चार कैटेगरी एग्जैक्टली आपको पास्ट टेंस में भी देखने को मिलती है और यही चार कैटेगरी आपको फ्यूचर टेंस में भी देखने को मिलती है। यानी कि प्रेजेंट में भी आपको चार टेंस पढ़ने हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और इन सभी टेंस की बात करूं तो इन सभी में तीन तरह के सेंटेंस मिलेंगे। पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। ये तीन सेंटेंस सब में ही मिलेंगे। ये तीनों सेंटेंस कौन से हैं? आपको याद होगा सेंटेंस में आपको पढ़ाया गया है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। कौन से सेंटेंसेस में? असर्टिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये आपने वहां पर पढ़ा हुआ है, असर्टिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं दूसरी कैटेगरी है। यहां पर यानी कि दो कैटेगरी आपको बेसिकली सेंटेंसेस की पढ़नी है, असर्टिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में आपने टोटल 5 कैटेगरी पढ़ी हुई है। कौन कौन सी? असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इसके अलावा इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसके अलावा आखिरी जो आपका था ऑप्टेटिव। कई लोग क्या करते हैं कि आपके ऑप्टेटिव वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आपको चार कैटेगरी ही सेंटेंस की देखने को मिलती है। उसमें से हमें यहां दो ही कैटेगरी की बात करनी है। एक है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम वन बाय वन सारे टेंसेस को करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हम आज खत्म करेंगे, वो है आपका इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम पढ़ रहे हैं टेंसेस, इसमें प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट वाला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि टेंसेस में हमें टोटल 12 टेंसेस पढ़ने हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस में ही 4 टेंसेस हो गए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा पास्ट में भी यही सेम चारों और फ्यूचर में भी यही चारों। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं पहचान की बात करूं तो जनरली सेंटेंसेस के आखिर में आपको इस तरह की कुछ पहचान मिलती है, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हो या ती हो, मतलब इस तरह की ये पहचान है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही पहचान मिले, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटेंस में, यानी कि एक ये आप बेसिक पहचान कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंसेस में यही पहचान होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं पहचानेंगे कैसे सेंटेंस को, तो उन सेंटेंस के एंड में आपको देखना है। ये आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा, ता है, ती है, ते है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं उसे जानता हूं, यहां पर आया आपका ता हूं। वह मेरी बात समझता है, ता है आ गया, है ना। वह यहां नहीं आती है, ती है आ गया। तो इस तरह आप सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। अगर इस तरह की पहचान सेंटेंस में मिलती है तो आप बड़े सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए आगे सेंटेंसेस के एग्जांपल और रूल्स वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर टेंस में तीन तरह के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं बेसिकली। तो वो तीनों तरह के सेंटेंस कौन से थे? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो आइए यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको लिखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वर्ब, वर्ब के बाद आपको क्या करना है? एस ई एस लगाना है, लेकिन एस ई एस को वर्ब के साथ ही लगाना है, ठीक है ना। और लास्ट में आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट। कई बार आपको ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत होती है, ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में जब आप SAIES तक पहुंच जाएं, यहां तक जब आप पहुंच जाएं, तो इसके बाद जो कुछ भी आपका सेंटेंस में बचता है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है, वो सब कुछ इसके बाद आपको लिख देना है।
ठीक है, वो सब कुछ उतार देना है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस आपका है वह यहाँ खेलता है, वह यहाँ खेलता है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, आपका काम है सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढे। क्यों? क्योंकि आपके पास रूल है, आपको इस रूल से ही करना है। बिना रूल के आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप इंग्लिश नया नया सीख रहे हैं, आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, सेंटेंस को समझने में दिक्कत होती है या बोलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में आपको मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा कि आप इस रूल को फॉलो करिए। हालांकि आगे आने वाले समय में आपको रूल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना रूल के अच्छा समझ पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे और सेंटेंस भी बड़ी आसानी से बना पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज पे आपको क्या करना है, इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बाद में आप इसको सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो पहले बात करते हैं रूल की। तो यहां पर सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना है ना। सब्जेक्ट क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका वह। कार्य को करने वाला ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वह के लिए हमें क्या लिखना है, वह के लिए आएगा आपका ही। अब इसके बाद आ जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आता कि ही के बाद क्या लिखना है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से रूल पे आ जाओ। पहले सब्जेक्ट लिखना था, लिख लिया जी। अब क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है यहां पर, वर्ब यहां पर पहचानी सेंटेंस में, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, हमारे कार्य। तो कार्य क्या हो रहा है यहां पर, खेलने का। तो खेलना है ना, खेलना वर्ब है यहां पे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, खेलने का होता है प्ले। क्या होता है, खेलने का प्ले। लेकिन यहां पर वर्ब के साथ SAIES भी लगाना है। तो SAIES कब लगाते हैं, SAIES कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। यहां सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है या प्लूरल, ही आपका सिंगुलर है, क्योंकि ये एक व्यक्ति को डिनोट करता है। ही मतलब वह है ना, एक व्यक्ति को डिनोट करता है। तो ये सिंगुलर है, एक वचन है। इसके एक वचन होने की वजह से जो आपका वर्ब लगेगा, वर्ब यानी कि खेलना यहां पर जो है, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्ले, उसके साथ एस लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक सा रूल है, ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब के साथ आपको क्या करना है, SAES लगाना है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब के साथ कोई SAES नहीं लगाना, सिंपल है ना। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। यहां सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर। तो यहां पर क्या करेंगे, आप एस लगाएंगे प्ले के साथ, ठीक है, ही प्लेज। अब इसके बाद आपने देखा कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं, अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तक जब पहुंच जाएं आप, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से एकदम ये ढूंढना है कि सेंटेंस में आप क्या क्या लिख चुके हो और क्या बचा हुआ है, बस। तो हम देखेंगे वह के लिए हम पहले लिख चुके हैं, हम देखेंगे यहां के लिए हमने नहीं लिखा, खेलने के लिए हम लिख चुके हैं, ठीक है। और ता है क्या है, पहचान। ता है के लिए आपको अलग से अंग्रेजी ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है। ता है यहां पर क्या है, आपकी पहचान है। तो आइए देखते हैं क्या बचा है। यहां पर आपका बचा है यहां, क्या बचा है यहां। यहां की मीनिंग क्या होती है, हियर। तो हियर आपको लास्ट में लिख देना है यहां पर, ठीक है ना। आपको लास्ट में यहां पे हियर लिख देना है और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया बिना किसी गलती के, ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट। ये आपका सेंटेंस रेडी है, ठीक है। तो मैं आप सभी को समझाना ये चाह रहा था कि अगर आप इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, है ना। ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे इंग्लिश आ गई है अब तो मैं बना पाऊंगा, या मुझे लग रहा है मैं बना पाऊंगा, ऐसा कुछ ना सोचें। आप स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करें और ये तब तक करें जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से ना हो जाए। आपको खुद अंदर से महसूस होने लगेगा कि अब आपको रूल देखने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है हम पुस्तक पढ़ते हैं। अगेन ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, मालूम है आपको। जैसे अगर मैं वह यहां खेलता है, इसका नेगेटिव बनाऊं तो वह यहां नहीं खेलता है, सिंपल। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो इसका नेगेटिव क्या होगा, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। इंटरगेटिव आप जानते हैं, इंटरगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस, यानी कि जिन सेंटेंस के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, आप कहां जाते हैं, क्या आप उसे जानते हैं, आप कैसे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस, ये सभी क्या हैं, ये सभी इंटरगेटिव सेंटेंसेस है। तो अभी हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की बेसिकली यहां पर। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, यहां पर कौन है कार्य को करने वाला, हम। तो हम यहां पर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हम के लिए हम लिखते हैं वी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको लिखना है वर्ब। वर्ब, यहां पर वर्ब ढूंढिए क्या है, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं। तो हमारा कार्य क्या हो रहा है यहां पर, पढ़ने का। तो पढ़ना हमारा एक्शन है, सिंपल। तो पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड। तो यहां पर आ गया रीड। ऐसे यस लगाना है हमें,
नहीं, क्यों? सब्जेक्ट हमारा ही प्लूरल है, हम मतलब एक से ज्यादा, हम लोग, है ना। तो यहां पर वर्ब के साथ एस आपको यहां बताया गया था कि वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या लिख लिया? सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, अब वर्ब के साथ हमने एस लगाना था, लेकिन यहां पे लगेगा ही नहीं, तो ये भी समझ लो कंप्लीट है। बचा क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि अब किसकी बारी है? जो सेंटेंस में बच गया उसकी बारी है। कैसे पता चलेगा? चेक कर लो। हम के लिए हम लिख चुके हैं, यस, वी लिखा है हमने। पुस्तक के लिए नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा पुस्तक के लिए यहां पर। पढ़ने के लिए हम लिख चुके हैं, और ते हैं, पहचान है, उसके लिए हम ते हैं के लिए अलग से कुछ नहीं लगाते। बचा क्या है आपका? पुस्तक। तो पुस्तक यहां पे आप लिख लो, द बुक, कंप्लीट। तो ये सेंटेंस बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो उम्मीद है बच्चों की आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बात करें तो आपका रूल यहां पर क्या है? सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि रूल तो बिल्कुल सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। पहले क्या था? सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, और यहां पे एस था। अब वो एस नहीं लगेगा, और इसके अलावा डू नॉट डज नॉट लग जाएगा। वैसे तो डू नॉट यहां लगना है, वर्ब तो डू है आपका, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें एस या ईएस भी लगाना होता है ना। तो डू के साथ ईएस लगता है, तो वही ईएस लगाकर ये डज बन जाता है। वही ईएस लगाकर क्या बन जाता है? ये डज बन जाता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के साथ। वह वहां नहीं जाता है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें ढूंढना है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? कार्य को करने वाला। कार्य क्या है यहाँ पर? जाने का कार्य हो रहा है ना। कार्य क्या हो रहा है? जाने का। जाने वाला कौन है? वह। जाने वाला कौन है? वह, यानी कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वह के लिए हम ही लिखते हैं। अब लगाना है हमें डू नॉट या डज नॉट। आप जानते हैं ही क्या है? ही आपका सिंगुलर है। ही क्या है आपका? सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा डज। क्यों? क्योंकि डू के साथ ईएस तो यही लगा है ना, और सिंगुलर के साथ ईएस लगाते थे, अभी आपने पढ़ा था। चलिए इसका रूल भी देख लेते हैं। रूल बड़ा सिंपल है, सिंगुलर के साथ आपको लगाना है डज नॉट, आप ऐसे याद रख सकते हैं, और प्लूरल के साथ लगाना है आपको डू नॉट। तो यहां पे ही क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगा डज नॉट, यानी कि यहां पर आ गया आपका डज नॉट। इसके बाद बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है सेंटेंस में? वर्ब है बच्चों आपका जाना। क्या है वर्ब? जाना। जाने को क्या लिखते हैं हम? गो। जाने को हम लिखते हैं गो। इसके बाद बात करते हैं वर्ब के बाद अगर आप आ जाओगे तो फिर से आप पहुंच गए ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे पहुंचने का मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट पे हम पहुंचेंगे तो आपको बताया गया है कि सिंपली आपको सेंटेंस में ये देखना है कि क्या क्या आप लिख चुके हैं। अभी तक आप वह के लिए लिख चुके हैं, हाँ लिख चुके हैं। वहां के लिए नहीं, ऐसा कुछ हमने सेंटेंस में नहीं लिखा है। नहीं के लिए हाँ बिल्कुल लिख चुके हैं, डज नॉट लिखा है हमने। जाने के लिए गो लिख चुके हैं, बिल्कुल ये भी कंप्लीट है। बचा क्या है आपका? बचा है वहां। तो वहां के लिए हम क्या लिखते हैं? वहां के लिए हम लिखते हैं देयर, ठीक है, देयर। तो ही डज नॉट गो देयर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, और वो भी बिना किसी ग्रामर की गलती के, ठीक है। तो आप बड़े ही सिंपल तरीके से अगर रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें स्टार्टिंग में, तो आप बड़ी आसानी से सेंटेंसेस कर पाएंगे, और आपको एक बढ़िया सा स्टार्टअप मिल जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपके लिए बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। बिना किसी रूल के, बिना रूल देखे आप अपने आप ही सेंटेंसेस बना पाएंगे। लेकिन मैं फिर से एक बात वार्न करना चाहूंगा, एक बात सिंपली बता देना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आप ये गलती ना करें। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में आपको स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना है। अगर आप नए नए हैं या पहली बार टेंस सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या अभी तक आपने पढ़ा या सीखा तो है लेकिन समझ में नहीं आया है, ठीक है, और या कंप्लीट नहीं कर पाए किसी वजह से। तो चलिए अगला सेंटेंस, एक और एग्जांपल है हमारे पास। वे पत्र नहीं लिखते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? देखो सब्जेक्ट है आपका वे मतलब दे, ठीक है, क्योंकि यहां पर पत्र लिखने वाला कौन है? ये है वे, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस तो नेगेटिव है ही, ठीक है, सेंटेंस तो ये नेगेटिव है ही। तो दे के साथ क्या आएगा? दे प्लूरल है, तो दे के साथ आएगा आपका डू नॉट, ठीक है। तो दे के साथ क्या आ जाएगा यहां पर? डू नॉट। उसके बाद देखिए यहां तक ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसमें से डू नॉट या डज नॉट एक ही आना है, वो आ गया। अब वर्ब पे आ गया हम। वर्ब क्या है यहां पे? लिखना। कार्य क्या है यहां? लिखने का। तो लिखने के लिए क्या आता है आपका? राइट। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही लिखेंगे। उसके बाद फाइनली आपका आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कि फाइनली हम फिर वहीं पहुंच गए ऑब्जेक्ट पे।
तो देख लेते हैं सेंटेंस में हम क्या क्या लिख चुके हैं। वे के लिए हम लिख चुके हैं दे, पत्र के लिए कहीं हमने कुछ नहीं लिखा, नहीं के लिए डू नॉट लगा चुके हैं, लिखने के लिए राइट लिख चुके हैं, ते हैं आपका पहचान है, पत्र बचा है तो दे डू नॉट राइट लेटर्स। नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, तो ये ट्रांसलेशन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के बिना जल्दबाजी के स्टार्टिंग में खास तौर पे आप बिना जल्दबाजी के इसको करें और तसल्ली से समझें, ठीक है। और किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए, है ना। अपने डाउट्स को निश्चिंत होकर पूछिए, जो भी दिक्कत लगे जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में डाउट सेशन की वीडियो डालूं, जो भी आपके डाउट्स हुआ करें वीडियोस पे उनको डिस्कस किया जाए उसमें। उसके लिए मैं हो सकता है लाइव हुआ करूं आप सभी के सामने, उसमें हम लाइव डिस्कशन कर पाएंगे और अपने प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो भी आपके डाउट्स आए होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो आखिरी टाइप का सेंटेंस है इसमें वो है इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इंटरगेटिव सेंटेंस में बात करें तो इसका रूल क्या है, डू या डज सबसे पहले लगना है आपका, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। ये बेसिक सा रूल है। यहां पर बात करें सेंटेंस की तो क्या वह दफ्तर जाता है, इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। एक बात ध्यान देना आपको, यहां पे क्या तो आ रहा है आपका, लेकिन क्या के लिए वट नहीं लगाना। एक यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या के लिए, कि कब वट लगाना होता है कब नहीं। आप कई बार देखोगे क्या के लिए वट लगाए, कई बार नहीं। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि क्या वह दफ्तर जाता है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है, हां जाता है, नहीं जाता है, यानी कि जवाब इसका यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब जिसमें क्या आ रहा हो और उसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है, तो ऐसे में क्या के लिए वट नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर सेंटेंस का जवाब यस या नो में नहीं बनता है तो आपको क्या के लिए वट लगाना पड़ेगा, क्या के लिए वट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर एकदम। तो यहां पर वट तो नहीं आएगा, ये बात हो गई क्लियर। तो शुरुआत कहां से होगी, डू या डज से। तो डू आएगा या डज आएगा, फिर वही बात आ जाती है कि इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है आप देखेंगे, दफ्तर जाता है लिखा है, तो जाने वाला कौन है, वह है, जाने वाला कौन है, वह है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो वह के लिए इंग्लिश क्या होगी, ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। चलो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका डू आएगा। तो यहां पर शुरुआत करते हैं डज से, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अब डू या डज लिखने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, सब्जेक्ट आपका वह है, अभी पहले ही हम समझ चुके हैं इसे, पहले हम इसे देख चुके हैं, वह के लिए ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे, जाना, जो आप पहले ही देख चुके हो, जाने के लिए गो। ऐसे यस तो यहां पर आना नहीं है क्योंकि यहां पे डू के साथ पहले से ईएस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, यानी कि फिर वही पार्ट, यानी कि जो कुछ सेंटेंस में बचा हुआ है वो आपको लिख लेना है। क्या के लिए, हमें नहीं लगाना कुछ भी, डज हम पहले लगा चुके हैं इसके लिए। वह के लिए ही आ चुका है। दफ्तर के लिए अभी हमने कुछ नहीं लिखा, जाने के लिए हम लिख चुके हैं, और ता है पहचान है, यानी कि बचा है सिर्फ दफ्तर। अगर किसी के दिमाग में हो कि क्या के लिए सर कहां लिखा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन का जवाब यस या नो में हो तो ऐसे में क्या के लिए वर्ड नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो अब आपको देखना है बचा है सिर्फ दफ्तर, तो डज ही गो टू ऑफिस, और सेंटेंस कंप्लीट। अगले सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका, क्या तुम दफ्तर जाते हो। अगेन द क्वेश्चन हैज द आंसर इन यस और नो, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है फिर से यस या नो में है। तो अगेन यहां पे क्या के लिए वर्ड तो नहीं आएगा, है ना। तो स्टार्ट कहां से होगा, डू या डज से। सब्जेक्ट इस बार क्या है, तुम यानी कि यू हमेशा हम प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं, यानी कि यू जो है एक प्लूरल वर्ड माना जाता है, प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। तो चलिए यहां पे हम शुरू करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस में सबसे पहले आएगा आपका डू आने की वजह, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो डू आगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। उसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब यानी कि जाना, सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो आपका वर्ब होता है, जाना यानी कि गो। और फाइनली ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में बचा हो। क्या के लिए हम पहले ही बता चुके, क्या के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आंसर यस नो में है। तुम के लिए यू आ चुका है, दफ्तर के लिए अभी कुछ नहीं लिखा हमने, जाने के लिए हो चुका है, यानी बचा है दफ्तर, तो डू यू गो टू ऑफिस, सेंटेंस कंप्लीट। और इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है।
आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी तरह कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, लेकिन जो कुछ भी देखिए एक बारी में उसे कंप्लीट करिए, है ना। किसी टॉपिक को ऐसा ना हो कि आपको 2 से 3 बार देखना पड़ रहा है, एक बारी में अच्छे से समझिए और कंप्लीट करिए। आज जो आपने पढ़ लिया ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये टॉपिक पढ़ना पड़े, क्योंकि ये टॉपिक बार बार पढ़ने का नहीं है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि दोबारा इसकी जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा हर टेंस के कंप्लीट होने के बाद मैं लास्ट में आपको एक्सरसाइज देकर जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। वो एक्सरसाइज आपको करनी है और हर अगली क्लास में मैं पिछली क्लास में जो भी होमवर्क मिला होगा उसको वहां पर लेकर आऊंगा, उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा और सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की क्लास के लिए अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो होमवर्क आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से कॉपी में ट्रांसलेट करें, बिल्कुल जैसे पैराग्राफ में इसे ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के बाद जब अगली क्लास होगी, अगली क्लास में मैं इसकी इंग्लिश को आपके सामने रखूंगा, इंग्लिश इसकी लेकर आऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन लेकर आऊंगा और आप उससे उसे मैच करें और मैच करके अपनी जो भी करेक्शन है उसको करेक्शन को कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में होमवर्क के साथ आप लोग मिलिएगा, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए और सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप होमवर्क को कंप्लीट करें। अगर आप होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके लिए सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीखा जा सकता, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, वीडियो देखने के साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें साथ में। तो ये सभी सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस में करने हैं, इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगली क्लास से पहले ये कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो अगली क्लास का आपका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।